Alright, so let's get this over with. आपके पास आर्किटेक्चर जो है लिंक यू का, ठीक है, यहाँ पर आपके पास डिफरेंट लैंग्वेज सपोर्ट है, सी शार्प, डब्ल्यू बी डैम, अदर्स डॉट नेट, लिंक यू, ठीक है। लिंक यू की जो एरो डॉट नेट की जो सपोर्ट है वो है तीन चीज़ों के लिए। एक है टू द लिंक यू टू डेटा सेट, लिंक यू टू एस क्यू एल एंड लिंक यू टू एंटिटीज़। फिर आपके पास ओवरऑल लिंक यू के जो डेटा प्रोवाइडर्स हैं उसमें लिंक यू टू ऑब्जेक्ट आता है, लिंक यू टू एक्सएमएल आता है। सो डेटा सेट, एसक्यूएल और एंटिटी जो है वो एडो डॉट नेट के अंदर होता है। फिर आपके पास एक्सटेंशन मेथड्स जो होते हैं, ठीक है। एक्सटेंशन मेथड्स वो होते हैं जिसके अंदर जब हम डॉट लिखते हैं तो फिर सारी पूरी लिस्ट आ जाती है, उनको एक्सटेंशन मेथड्स कह रहे होते हैं, ठीक है। तो इंटेलिजेंस जो होती है हमारी, बेसिकली जब डॉट लिख रहे होते हैं तो वो सारे एक्सटेंशन मेथड्स होते हैं हमारे पास। फिर हमारे पास अनोमिनस टाइप होता है। अनोमिनस टाइप क्या होता है कि हम एनकैप्सुलेट करते हैं रीड ओनली प्रॉपर्टीज़ इन अ सिंगल ऑब्जेक्ट विदाउट हैविंग टू डिफाइन इट्स टाइप, ठीक है। टाइप हम उसकी बता नहीं रहे होते और वो खुद ब खुद जनरेट हो रहा होता है बाय द कंपाइलर, ठीक है। और उसको यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर के साथ। तो जो न्यू का वर्ड जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, वार वी इक्वल्स टू न्यू, ये बेसिकली इसका अनोमिनस टाइप है और ये बेसिकली जो इसका ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज़र है। तो अब अगर मुझे अमाउंट यूज़ करना होगा तो मैं यूज़ करूँगा वी डॉट अमाउंट एंड वी डॉट मैसेज। अब यहाँ पे मैं ये स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि अमाउंट एक इंट है या फ्लोट है या मैसेज जो है स्ट्रिंग है, वो ऑटोमेटिकली कंपाइलर खुद उसको डिटरमाइन कर रहा है। देन यू हैव लिंक टू ऑब्जेक्ट्स। तो अगर आपके पास क्वेरी एक आई इन्यूमरेबल टी सोर्सेज एरेज लिस्ट डिक्शनरी बेसिकली इसके लिए यूज़ हो रही होती है। सो हमने एक लास्ट वीडियो में एग्जांपल देखी थी जिसके अंदर हम एक एरे में से वो कर रहे थे, लाइक एवरेज ले रहे थे और फिर हम वो सिलेक्ट कर रहे थे जो उनकी वैल्यूज़ एवरेज से ज़्यादा है। सो वो बेसिकली ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर ये सारी डेटा स्ट्रक्चर्स भी इंक्लूडेड हैं। एनीथिंग विच इज़ विद अ जेनेरिक टी आई enumerable, the sources, the arrays, the list and the dictionary. आपके पास इसके अंदर आप अपने ख़ुद के कस्टम ऑपरेटर्स भी बना सकते हैं एक्सटेंशन मेथड्स यूज़ किए हुए। सो एग्रीगेट कुछ जो ऑपरेटर्स हैं एक्सटेंशन मेथड्स के, उसके अंदर एग्रीगेट आ जाता है जिसमें मैक्स सम मिन आ जाता है। आपके पास कन्वर्जन के अंदर टू एरे टू टाइप या सॉरी ऑफ टाइप या कास्ट आ जाता है। ऑर्डरिंग के अंदर हमारे पास ऑर्डर बाय, डिसेंडिंग बाय, रिवर्स आ जाता है। पार्टिशनिंग के अंदर टेक स्किप वाइल या टेक वाइल आ जाता है। और सेट्स के अंदर हमारे पास कंकैटिनेट, इंटरसेक्ट और यूनियन आ जाता है। देन हमारे पास लिंक यू टू एसक्यूएल जो है उसको डी लिंक यू कहते हैं। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर होता है और यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो स्ट्रांगली टाइप्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। टाइप पैरामीटर और इंजेक्शन सेफ़ होता है। पैरामीटर जो एसक्यूएल इंजेक्शन जो होता है वो सेफ़ होता है। बेसिकली ये पैरामीटर्स भी आप इसके थ्रू यूज़ कर सकते हैं चेक करने के लिए कि एसक्यूएल इंजेक्शन सेफ़ है या नहीं है। देन यू हैव सम लिमिटेशंस एंड द लिमिटेशंस है इसके, ये लास्ट वीडियो में बताया था कि अपडेट डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। कभी कभार ये होता है कि इट्स ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू वन टेबल टू वन टेबल वन क्लास, यानी वन टू वन का रिलेशन होता है। इट रिक्वायर्स एट लीस्ट 3.5 डॉट नेट टू रन एंड इट इज़ लिमिटेड टू एसक्यूएल बैक एंड, ठीक है, एसक्यूएल सर्वर एज अ बैक एंड। नाउ डॉट नेट फ्रेमवर्क 2.0 जो था उसमें पार्शल मैपिंग के थ्रू हम काम कर रहे थे, बट नाउ इन डॉट नेट 3.5 वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, वी हैव एक्सटेंशन मेथड्स, वी हैव एनोमिनस टाइप्स, वी हैव टाइप इन्फ्रेंस जो हम वार यूज़ कर रहे थे कीवर्ड, एंड लैम्डा एक्सप्रेशन जो हमने बात की थी लास्ट वीडियो में जो इसकी क्वेरी सिंटेक्स है। सो वन लास्ट एग्जांपल। सो हमारे पास गुड कस्टमर्स हैं और हमने फ्रॉम सी इन कस्टमर्स वेयर सी डॉट पार्ट कोड sorry dot port code e dot starts with pk, ठीक है। order by c dot sales dot descending and then select c dot skip 10 dot take 10। तो हमने बोला फॉर ईच कस्टमर सी एन कस्टमर्स, जहाँ पे उसका पोर्ट कोड जो है वो स्टार्ट करता है पी के से, यानी इसकी स्टार्टिंग जो है वो पी के से है, उसको ऑर्डर कर दो सेल्स के थ्रू इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, एंड देन यू कैन जस्ट सेलेक्ट 10 को छोड़ के जो बाकी के जो 10 हैं उनको बेसिकली लेकर आ जाओ। सो दैट वाज दिस थिंग। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिफ्लेक्शन।
ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या होती है? रिफ्लेक्शन ये होती है कि आप बेसिकली फेच करके लेकर आ रहे हो रन टाइम पे इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट इन रन टाइम, ठीक है। दिस कुड बी द डेटा, द क्लास, द मेथड नेम्स, द कंस्ट्रक्टर्स नेम, ठीक है, नेम स्पेसिस, असेंबली का नाम, एनीथिंग रिलेटेड इन दी मेटा डेटा, ठीक है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन ये जो होती है डेटा अबाउट डेटा मेटा डेटा के अंदर होती है। तो एनीथिंग अबाउट के इसके इसके मेथड्स कौन से हैं, इसके कंस्ट्रक्टर्स कौन से हैं, इसका नेम स्पेस क्या है, इसका असेंबली का नाम क्या है, वो सब कुछ आप रिफ्लेक्शन के थ्रू लेकर आ सकते हैं रन टाइम पे। यू कैन ऑल्सो क्रिएट एंड इन्वोक ऑब्जेक्ट्स एट रन टाइम, बिकॉज आपको जब उसकी टाइप पता चल गई तो आप उसको क्रिएट भी कर सकते हैं उनके टाइप्स को, ठीक है। इट अलाउज यू टू राइट जेनेरिक कोड विद डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। परफॉर्म टाइप डिस्कवरी हमने बात कर ली, और लेट बाइंडिंग कर रहे हैं to methods and properties. Now, the way how this works in a .NET execution cycle is that हमने ये पढ़ा था चैप्टर 1 के अंदर कि हमारे पास ये डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, ये लैंग्वेज कंपाइलर्स में जाती हैं, फिर CL कोड के अंदर हमारे पास कंपाइलर और मेटा डेटा जाता है, फिर लोड और वेरीफाई होता है, फिर GIT कंपाइलर उसको कंपाइल करता है इस सारे अनमैनेज कोड को, वो फिर मैनेज कोड जाता है, एंड देन .NET इज़ जो भी उसका कोड होता है मैनेज कोड वो फिर एक्सिक्यूट हो जाता है। सो जब आपके पास रिफ्लेक्शन का कोड आता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन के अंदर रन टाइम पे बेसिकली क्लासेस डिटरमाइन हो रही हैं, राइट। रन टाइम पर आपके पास ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, तो होता ये है जब वो एक्सिक्यूट हो रहा होता है तो वो अनकम्पाइल जो कोड होता है रिफ्लेक्शन का वो वापसी कंपाइल होता है। सो ऑब्वियसली द प्रॉब्लम इज़ गोइंग टू बी कि अगर आपके पास बहुत सारा रिफ्लेक्शन का कोड है तो फिर ओवरहेड इंक्रीज होगा। सो मतलब इट्स गुड to use it, but it's not good to use it like इसको आप ओवर यूज़ नहीं कर सकते। So metadata is used to query its type, ठीक है। नेम स्पेस इज़ यूज टू लुक अप फॉर दी असेंबली, क्योंकि फिर नेम स्पेस आता है, फिर आप असेंबली भी देख सकते हैं या लुक डाउन कर सकते हैं कि आप उसकी सारी क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। dynamic type using metadata, so types can be extended and built at runtime, इसमें बात कर चुके हैं। allows on the fly creation of assemblies, yes। the .NET compilers use .NET to emit .NET code, okay। Now let's take a look at not this code but this code। This code is much better। So हमारे पास एक calculator की class है, ठीक है। Now there is a difference between variables, properties and attributes। Attributes ये ऊपर वाले tags होते हैं, events होते हैं, वेरिएबल्स जो हमारे नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं उनको हम फील्ड्स भी कह रहे होते हैं, एंड हमारी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें गेटर सेटर्स आ रहे होते हैं। सो जैसे पब्लिक स्ट्रिंग नेम गेट एंड समथिंग लाइक दैट, सो दिस इज़ अ प्रॉपर्टी। सो हमारे पास इस एग्जांपल के अंदर हमने बेसिकली यहाँ पे एक कैलकुलेटर की क्लास बनाई हुई है। इसमें हमारे पास दो कंस्ट्रक्टर्स हैं और दो मेथड्स हैं, एंड वी बेसिकली वांट टू फिगर आउट कि इस कैलकुलेटर में कौन से कंस्ट्रक्टर्स हैं और कौन से हमारे पास मेथड्स हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन लानी है। तो हमने क्या किया, हमने किया कैलकुलेटर कैलकुलेट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, एंड देन हमने बोला टाइप ऑब्जेक्ट टाइप, तो हमने एक और ऑब्जेक्ट टाइप का वेरिएबल बनाया और बोला कि ये टाइप क्लास का होगा, एंड ये जो कैलकुलेट ऑब्जेक्ट है इसकी टाइप लेकर आ जाओ। तो इसकी जो भी टाइप होगी वो अब ऑब्जेक्ट टाइप बन गई है, ठीक है। सो देन व्हाट वी आर डूइंग इज़ कि हमने कंस्ट्रक्टर इन्फो की एक एरे बनाई है जिसको हमने इन्फो कह दिया है। ये मेथड्स इन्फो नहीं होगा क्योंकि इसका नाम कुछ और लग सकता है। सो वी कैन कॉल दिस फॉर एग्जांपल एम इन्फो, क्योंकि दोनों का सेम नाम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने फिर लिखा ऑब्जेक्ट टाइप डॉट गेट कंस्ट्रक्टर्स, तो सारे कंस्ट्रक्टर्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन वो जाके इस एरे में सेव कर देगा। सिमिलरली ऑब्जेक्ट टाइप डॉट गेट मेथड सारे भी मेथड जिनकी इंफॉर्मेशन है वो इस इन्फो में सेव कर देगा। नाउ इफ़ यू वांट टू लुक एट कौन से कंस्ट्रक्टर्स के वैल्यूज़ हैं, पैरामीटर्स हैं या जो भी इंफॉर्मेशन है, वी कैन जस्ट राइट फॉर ईच कंस्ट्रक्टर इन्फो सी एफ इन इन्फो एंड देन सी एफ डॉट नेम, तो उससे हमारे पास उसका नाम आ रहा होगा कंस्ट्रक्टर का। मेथड्स के लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। जब मैं मेथड्स के लिए यूज़ करूँगा और उसको प्रिंट करूँगा तो उसके अंदर हमारे पास ये नाम आ रहा होगा ऐड एंड डिवाइड, ठीक है। नाउ लेट्स गेट बैक टू दिस कोड, ठीक है। इस कोड के अंदर भी हम तकरीबन वही सेम काम कर रहे हैं। हमारे पास कुछ इवेंट्स हैं, हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं,
हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, बट द डिफरेंस इज़ कि हम इसी क्लास के अंदर हम वो कर रहे हैं। ओवर हियर हमने मेन में इसका ऑब्जेक्ट बनाया था और फिर हम बेसिकली काम कर रहे थे टाइप ऑब्जेक्ट टाइप के साथ, बट ओवर हियर हम इसी क्लास के अंदर हैं। तो उसी क्लास के अंदर हैं तो हम सिस्टम डॉट टाइप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सारी जो क्लासेस हैं या जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सिस्टम टाइप से हमारे पास डिराइव हो रही हैं। सो ये बेसिकली ऑटोमेटिकली इसका टाइप डिटरमाइन कर लेगा इस क्लास का। सो सिस्टम डॉट टाइप टी किया हमने, जो बेसिकली ऑब्जेक्ट हम यहाँ क्रिएट कर रहे थे, एंड देन वी जस्ट रोट दिस डॉट गेट टाइप। तो उससे ऑटोमेटिकली ये वाला लाइक ये हमने बेसिकली ये वाली लाइन लिख दी है, ठीक है। एंड देन व्हाट वी आर डूइंग इज़ वी आर जस्ट सेइंग कि जो भी इसकी फील्ड इन्फो है एफ एन डी टी डॉट गेट फील्ड, सो ये बेसिकली जो भी इसके गेट फील्ड्स हैं वो एफ़ के अंदर स्टोर कर दें, एंड देन यू कैन जस्ट लाइक गेट दैट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो एफ़ डॉट नेम कर लोगे तो हमारे पास की फील्ड की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट टाइप, बेसिकली ये ऑब्जेक्ट की अगर टाइप गेट करनी है तो हम ये यूज़ कर रहे हैं। अगर हमें दो ऑब्जेक्ट्स की टाइप कंपेयर करनी है तो हम वी कैन जस्ट डू ए डॉट गेट टाइप डबल इक्वल्स टू बी डॉट गेट टाइप। ये बेसिकली मेंबर इन्फो है कि सबसे पहले आपके पास बेस होती है मेंबर इन्फो की, तो फिर बेस मेथड बेस आता है, पैरामीटर बेस आता है, इसकी फील्ड इन्फो, इवेंट इन्फो एंड प्रॉपर्टी इन्फो आती है। एंड देन मेथड के अंदर हमारे पास मेथड इन्फो है, जी सॉरी ये मेंबर है, मेंबर इन्फो है। फिर आपके पास आती है मेथड इन्फो, उसके अंदर अपने कंस्ट्रक्टर इन्फो, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बेस है, बेस हमारा मेंबर इन्फो से आता है ना। एक छोटी सी ये भी चीज़ बताई हुई है कि अगर आपके पास मॉड्यूल पता है तो आप उसको उससे असेंबली निकलवा सकते हो, और अगर आपके पास असेंबली है तो आप उससे मॉड्यूल की इन्फॉर्मेशन भी निकलवा सकते हो। सो यू कैन गो अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स एज वेल। इफ़ यू वांट टू रिफ्लेक्ट ऑन अ टाइप, तो हमें फॉर एग्जांपल सिस्टम डॉट रिफ्लेक्शन डॉट असेंबली की टाइप गेट करनी है तो हम ये भी कर सकते हैं टाइप डॉट गेट टाइप, एंड देन यू कैन गेट द टाइप ऑफ दैट एज वेल। द प्रॉब्लम इन दिस इज़ दैट कि आप ऑफिसकेटेड असेंबलीज पे काम नहीं कर सकते। ऑफिसकेटेड बेसिकली होती हैं जो प्रोप्राइटरी होती हैं, क्योंकि हम DLLs फेच कर रहे हों और जो मेटा डेटा है वो DLLs के फाइल्स के अंदर इंफॉर्मेशन है, तो कुछ प्रोप्राइटरी DLLs को आप एक्सेस नहीं कर सकते बिकॉज दे डोंट वांट यू टू यूज़ देयर DLLs। तो उन केसेस के अंदर आप रिफ्लेक्शन यूज़ नहीं कर सकते। So that was reflection. Now the last topic is threading. So threading आधा इस वीडियो में कवर होगा और आधा दूसरी वीडियो के अंदर कवर होगा। So यहाँ पर थ्रेडिंग क्या होती है? थ्रेडिंग बेसिकली होती है एक सिंगल लाइट वेट एक्सिक्यूशन ऑफ यूनिट होता है, ठीक है। हम यूज़ क्यों कर रहे होते हैं? यूज़ इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हमें कोई बहुत भारी कैलकुलेशन करनी होती है, बट एट द सेम टाइम हमारा प्रोग्राम रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। हमारे पास जो UI होता है वो फोरग्राउंड में चल रहा होता है, उसके साथ बैकग्राउंड पे भी हमारे पास कुछ थ्रेड्स चल रहे होते हैं, कुछ एक्सिक्यूशंस हो रही होती हैं, ठीक है। सो दीज आर लाइक सम ऑफ द यूजेस, एंड यूर ऑल्सो आइडेंटिफाइंग कि आपके पास प्रायोरिटी बेस्ड कौन से टास्क हैं, तो प्रायोरिटी वाले सबसे पहले होंगे एंड देन दूसरे टास्क हो रहे होंगे। सो हमारे पास होता है ये है कि हमारे पास मेन थ्रेड होता है, तो फिर थ्रेड डिवाइड हो जाता है, एक नॉर्मल चाइल्ड थ्रेड बनता है एंड मेन थ्रेड भी चल रहा होता है साथ साथ। इसके अंदर डेंजर्स क्या होते हैं? रेस कंडीशंस और डेडलॉक्स होते हैं। स्पॉनिंग अ न्यू थ्रेड, सो इनपुट आउटपुट डेलीगेट्स एंड सिस्टम डॉट थ्रेड। तो सिस्टम डॉट थ्रेड थ्रेडिंग जो होती है वो नेम स्पेस यूज़ होता है, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट इसके फंक्शन होते हैं, जैसे इज़ अलाइव के इज़ एट अलाइव, इज़ बैकग्राउंड के बैकग्राउंड में चलाना है नहीं चलाना है, प्रायोरिटीज़ क्या सेट करनी है, नेम क्या है, थ्रेड की स्टेट क्या है, थ्रेड की स्टेट पे भी हम बात करते हैं। इस बैकग्राउंड के अंदर हमारे पास गेटर सेटर है, ठीक है। जैसे हमारे पास सारे फोरग्राउंड के थ्रेड्स कंप्लीट हो जाएंगे तो बैकग्राउंड वाला जो थ्रेड होगा वो भी ऑटोमेटिकली अपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो थ्रेड की प्रायोरिटी हमारे पास कैसे सेट हो रही है? लोवेस्ट, बिलो नॉर्मल, नॉर्मल, अबव नॉर्मल एंड हाईएस्ट। एंड थ्रेड स्टेट्स क्या है हमारे पास? थ्रेड हमने न्यू थ्रेड स्टार्ट किया है, नॉट स्टार्ट किया, न्यू थ्रेड बनाया है, तो हम उसको लिखते हैं थ्रेड स्टेट अनस्टार्टेड। हमने स्टार्ट किया है तो फिर वो रनिंग में स्टेट में आ जाएगा। स्लीप किया है तो वो बेसिकली वेट स्लीप जॉइन में आ जाएगा। सस्पेंड किया है तो वो सस्पेंडेड में होगा, और थ्रेड इन्यूमरेशन। सो ये बेसिकली थ्रेड स्टेट साइकिल यहाँ पे बना हुआ है कि आपने स्टार्ट किया, अनस्टार्टेड था सबसे पहले, आपने उसने स्टार्ट किया तो रनिंग में आ गया। फिर अगर आपने वेट स्लीप किया हुआ है, ज्वाइन किया हुआ है, तो वेट स्लीप ज्वाइन वाले स्टेट में आ जाएगा, एंड यू कैन डू पल्स और पल्स ऑल। सो पल्स और पल्स ऑल का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली मैं एक सेकेंड रिव्यू करके बता देता हूँ क्या था। जो
यस, ये मैं रिव्यू करके बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मेरे पास अभी लिखा हुआ नहीं है। देन हमारे पास अगर इंटरप्ट यूज़ करते हैं दैन यू कैन गो बैक टू योर रनिंग स्टेट, ठीक है। यहाँ पर we can then go to suspend and then you can also resume it, ठीक है। the way how you can go back to resume, um, yeah, it's just by using resume। then stop अगर होता है तो फिर abort complete पे वो basically complete हो जाता है and यहाँ पे end हो रहा है। और if you want to go in blocked तो आप locks के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर लॉक अनअवेलेबल है तो फिर वो वापसी ऊपर चले जाएगा। सो स्टार्ट के अंदर हम बेसिकली उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं थ्रेड की, ठीक है। वंस फिनिश्ड तो अ, हम बेसिकली एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्ट के थ्रू थ्रेड की, ठीक है। सस्पेंड है, रिज्यूम है, इंटरप्ट है ना। इंटरप्ट के अंदर क्या है हमारे पास कि हम रिज्यूम कर रहे हैं थ्रेड को, दैट इज़ इन वेट स्लीप ज्वाइन, इफ़ इट इज़ नॉट देन इट विल इंटरप्ट नेक्स्ट टाइम। तो अगर इंटरप्ट कर रहे हैं, अगर वो वेट स्लीप जॉइन के अंदर है और आपने इंटरप्ट किया तो फिर वो वापसी रनिंग स्टेट में आ जाएगा। अगर नहीं है वो तो नेक्स्ट टाइम जब वो वेट स्लीप जॉइन या किसी ब्लॉकिंग कॉल पे जाएगा तो वो उसको फ़ौरन इंटरप्ट कर देगा। अबॉर्ट जो करेगा वो ये होगा कि वो एक थ्रेड एक्सेप्शन थ्रो करता है और उसको हटाने के लिए यू नीड टू मैनेज योर एक्सेप्शंस विद इन दैट थ्रेड। अगर थ्रेड के अंदर मैनेज नहीं होती है वो अनमैनेज होता है और थ्रेड ऑटोमेटिकली अबॉर्ट हो जाता है, मतलब अबॉर्ट भी नहीं होता, टर्मिनेट हो जाता है। तो एक यहाँ पे एग्जांपल है कि तुमने एसक्यूएल कनेक्शन ट्राई किया और जब वो क्लोज होने लगा सो यू जस्ट सेड कि फाइनली, और बिफोर द थ्रेड इज़ एंडिंग यू कैन राइट दिस थिंग, or you could also do thread.reset abort as well। so that was related to your abort join। basically ये है कि जब ब्लॉक हो गया है, एक थ्रेड ब्लॉक हो गया है तो जब तक दूसरे थ्रेड्स कंप्लीट नहीं कर लेते काम, जब तक वो वहीं पे ब्लॉक्ड होगा, जैसे ही वो आ जाएंगे तो फिर एक साथ ज्वाइन हो जाएंगे। स्लीप है कि वो एक फिक्स इंटरवल तक सस्पेंड होगा। सो द डिफरेंस बिटवीन स्लीप एंड सस्पेंड इज़ दैट सस्पेंड के अंदर आप मैनुअली कर रहे हो, स्लीप के अंदर आप एक इंटरवल पे कर रहे हो। एक और डिफरेंस ये है कि थ्रेड स्लीप जो होता है वो अपने आप पे कॉल कर सकता है लेकिन दूसरे थ्रेड्स उसको स्लीप नहीं कर सकते, बट सस्पेंड दूसरे थ्रेड्स को सस्पेंड करवा सकते हैं। सो उसका सिंटेक्स क्या है थ्रेड का स्टार्ट कराने का या थ्रेडिंग का, आप लिखते हो थ्रेड T1 इक्वल्स टू न्यू थ्रेड, ठीक है। सिंस दिस इज़ अ डेलीगेट तो एक बेसिकली फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करेगा। सो न्यू थ्रेड स्टार्ट और फिर आप फंक्शन लगे दोगे कि वो कौन सा फंक्शन पे काम करेगा। सो थ्रेड T1 इक्वल्स टू न्यू थ्रेड, ठीक है, न्यू थ्रेड स्टार्ट एंड देन फंक्शन का नाम एंड देन यू कैन राइट T1 डॉट स्टार्ट। so that was it। I will now complete the threading part in the next video।